बाकी जो इकोनॉमिस्ट थे उनके क्या व्यूज थे इकोनॉमिक्स पर, उस चीज को हम लोग समझने वाले। अब की पॉइंट्स क्या है? एल्फ्रेड मार्शल एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो मेरी 11th इकोनॉमिक्स पे होने वाली है। ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है, अगर नहीं चेकआउट किया तो जाके चेकआउट कर लो। आज हम यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम जो है कौटिल्य के जो व्यू है और साथ ही साथ जो बाकी जो इकोनॉमिस्ट थे उनके क्या व्यूज थे इकोनॉमिक्स पर, उस चीज को हम लोग समझने वाले। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो ऐसे ही मैं और सारे वीडियोस लेकर और सारे लेक्चर्स लेकर, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना और अपने दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर देना। सबसे पहली चीज हमें व्यू बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो कौटिल्य का आ रहा है, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। और जो मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्यन डायनेस्टी में अगर आप इनका नाम देखोगे तो इनका नाम एक मेन रोल प्ले करता है और हमारे इतिहास में ये एक बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी क्या जाने जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो वर्ड अर्थशास्त्र, जैसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे ही जब हम हिंदी में बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स को ही हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। अब अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब वेल्थ होता है या फिर मनी होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा या फिर संपत्ति। साथ ही साथ शास्त्र का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो अर्थशास्त्र क्या होगा? अर्थशास्त्र मतलब सीधी सीधी बात करूं, एक ऐसी स्टडी, एक ऐसी पढ़ाई जो हमें यह बताता है कि वेल्थ को कैसे अक्वायर करें, मतलब पैसा कैसे लेकर आए, कैसे जनरेट करे, कैसे उसका जो संपत्ति है वो बढ़ाए, और संपत्ति बढ़ाने के बाद, वेल्थ बढ़ाने के बाद, मनी आने के बाद उसको किस तरीके से यूज करना है, कहां पे कितना खर्च करना चाहिए, कहां पे कितना नहीं खर्च करना चाहिए, वो चीजों की जो स्टडी होती है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोला है? अर्थशास्त्र मीन्स द साइंस ऑफ एक्वायरिंग, मतलब पैसे कैसे लेकर आया जाए और लेकर आने के बाद उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, इस चीज के बारे में हमें अर्थशास्त्र क्या कहता बताता है। अब ब्रॉडेस्ट सेंस में अगर मैं बात करूं तो ये क्या? अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी। इट कंबाइंस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड द गवर्नेंस इनटू अ वन पावरफुल गाइड फॉर अ स्टेटमेंट। अब ये जो अर्थशास्त्र है ये बेसिकली एक ऐसी किताब है, बोल सकते हैं ना, एक रूल बुक होती है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हमारे पास एक हैंडबुक होती है, जो हमें स्कूल के सारे रेगुलेशंस होते हैं, यूनिफॉर्म हो गए, डिसिप्लिन क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में बताता है। वैसे ये जो अर्थशास्त्र होती है, यह अर्थशास्त्र बेसिकली एक तरीके की ऐसी किताब है जो कि एक रूलर को ये बतलाती है कि कैसे आपके इकोनॉमी को मैनेज करना चाहिए, कैसे पॉलिटिक्स मैनेज करना चाहिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और किस तरीके से हम अच्छे तरीके से क्या गवर्नेंस कर सकते हैं, हमारी कंट्री को चला सकते हैं, हमारे राज्य को चला सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में कौन बताता है? ये सभी चीजों के बारे में हमारी जो बुक अर्थशास्त्र क्या बताती है। अर्थशास्त्र एक बहुत ही, बोलते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन किताब है जो कि चाणक्य जी द्वारा लिखी गई थी हमारे इतिहास में। और आज भी अगर इसे लोग फॉलो करते हैं, अगर इनकी चीजों को पढ़ते हैं, तो उन्हें कई सारी जो मार्गदर्शन है, कई सारी जो गाइडेंस वो मिल जाती है कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, मिलिट्री को मैनेज कैसे करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने एक ही किताब में क्या लिखा हुआ है। अब की पॉइंट्स क्या है? सबसे पहली चीज, अब हमारे जो चाणक्य थे वो चाणक्य कहते क्या थे? चाणक्य का कहना यह था कि क्रूशियल रूल ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, अगर किसी भी इकोनॉमी को चलानी है तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है? गवर्नमेंट प्ले करती है, ठीक है। जो राज्य का जो लीडर होता है वो प्ले करता है। अगर आपकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बट ऑब्वियसली बात है आपकी जो कंट्री है बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। अगर गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं है तो कंट्री उतनी अच्छे तरीके से चलने वाली नहीं है। उल्टा ऐसा देखने मिलेगा कि जो प्रजा होगी, यानी जो सिटीजन होंगे, वही गवर्नमेंट पे क्या पढ़ने लग जाएगी, भारी क्या पढ़ने लग जाएगी। समझ में आ गया? फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ द वेल्थ एज अ मींस टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ स्टेट। अब इनका कहना क्या था? इनका कहना यह था कि भैया हमें हमेशा क्या पैसे कैसे बनाने, पैसे कैसे जनरेट करने, कैसे हम वेल्थ को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इस चीज के बारे में हमेशा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट के जो लीडर होंगे, जो हेड होंगे, उनको सोचना चाहिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सीधी बात है, अगर हम गवर्नमेंट बना रहे तो गवर्नमेंट हम क्यों बना रहे? ताकि हम लोगों का भला कर सके, कंट्री को हम क्या कर सके, आगे बढ़ा सकते। लेकिन अगर कंट्री अगर आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, कंट्री अगर आगे बढ़ेगी नहीं तो कैसे कंट्री आगे क्यों नहीं बढ़ेगी? अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होंगे तो कंट्री का वेलफेयर कैसे कर पाएंगे, ठीक है, लोगों की भलाई कैसे कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या? लोगों की भलाई कभी भी कतई कर पाएंगे नहीं। अगर हम चाहते हैं कि लोगों की भलाई हो, लोग आगे बढ़े, तो हमें सबसे पहले चीज वेल्थ को कैसे बढ़ाना है, मनी कैसे लेकर आनी कंट्री में, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, वेल्थ ही नहीं होगा, तो हम लोगों की भलाई नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरा क्या बोल? नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस। सही बात है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, उनमें जो एम्प्लॉइज होने चाहिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट होनी चाहिए, स्किल्डफुल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एक ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है, ये पूरा देश चलाती है, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देश का जो संभालती है। अगर इसमें काम करने वाले लोग अगर इतने टैलेंटेड नहीं होंगे, इतने स्किल्ड नहीं होंगे और ईमानदार नहीं होंगे, तो देश कभी भी प्रगति कर नहीं पाएगा। और चौथा पॉइंट क्या है?
कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने पूरा कंपाइल कर दिया जो पॉलिटिकल आइडियाज थी कि पॉलिटिक्स हो गए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है, इकोनॉमी को कैसे रन करना है, ये सभी चीजें इन्होंने एक ही किताब में लाके रख दी कि अगर कोई भी जो रूलर अगर वो अर्थशास्त्र पढ़ता है तो बड़ा ऑब्वियस बात है उसे हर चीज का ज्ञान बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा, और अगर उनको अप्लाई अच्छे से करता है तो एक अच्छा रूलर वो बनके निकल पाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे। अब सबसे पहले जो डेफिनेशन आता है एडम स्मिथ का आता है, ठीक है। एडम स्मिथ क्या है, एक फेमस स्कॉटिश थिंकर है 70s की एरा से। इनको साथ ही साथ क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। इन्होंने एक फेमस किताब लिखी ईयर 1776 में जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या इनकी एक फेमस किताब थी 1776 में जिसका नाम क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। फिर क्या बोला एडम स्मिथ, क्या डिफाइन करते हैं, एडम स्मिथ डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया साइंस मतलब क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एक ऐसे सिस्टमैटिक स्टडी, जब कभी भी हम किसी भी चीज की एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइंस बोलते हैं। तो यही कहा गया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ वेल्थ है कि बेसिकली कैसे हमें वेल्थ को कैसे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, वेल्थ को कैसे एक्वायर करना चाहिए, और एक्वायर करने के बाद, हासिल करने के बाद उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, इस चीज के बारे में हमें कौन बताता, हमें इकोनॉमिक्स क्या बता, और यही चीज एडम स्मिथ भी क्या कह रहे हैं। अब इनके की पॉइंट्स क्या है, पहला आता है लेजिस फेयर पॉलिसी। लेजिस फेयर पॉलिसी मतलब क्या होता है, इसको अगर सीधी सादी भाषा में लेट इट गो क्या कहा जाता है। लेट इट गो का मतलब क्या हो गया, मतलब ये कहते हैं एडम स्मिथ, जब कभी भी मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होती है वो फ्लक्चुएशंस गवर्नमेंट को नहीं डिसाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये प्रेजेंटर है, अब इस प्रेजेंटर की प्राइस क्या होगी, ठीक है, इसकी प्राइस 1000 रुपया रहेगी कि इसकी प्राइस 100 रुपया होगी। तो ये कहते हैं एडम स्मिथ कि ये चीज जो है गवर्नमेंट को मत डिसाइड करने दो। ये कौन डिसाइड करेगा, ये खुद मार्केट डिसाइड करेगी। मार्केट में अगर इसका डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी सप्लाई कम है, मतलब इसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा है लेकिन मार्केट में जो स्टॉक है वो अवेलेबल ही कितना, 2 या 3 पीस है, तो बट अब जब खरीदने वाले 100 है और पीस 3 ही है तो इसकी प्राइस बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी, तो इसकी प्राइस 1000 रुपया हो सकती है। लेकिन वहीं इसकी अगर स्टॉक की अगर बात करूं तो 1000 है लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 3 है, मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो उसकी प्राइस 1000 रहेगी क्या, नहीं, फिर इसकी प्राइस क्या हो जाएगी, 100 रुपया हो जाएगी। तो प्राइस 1000 रहेगी कि 100 रहेगी, प्राइस ज्यादा रहेगी कि कम रहेगी, तो ये कहते हैं एडम स्मिथ कि ये चीज गवर्नमेंट को डिसाइड मत करनी, ये कौन डिसाइड करेगा, खुद मार्केट डिसाइड करेगी। मार्केट के जो फोर्सेस है, जो डिमांड है, सप्लाई है, कस्टमर्स है, जो बायर्स है, ठीक है, जो सेलर है, ये खुद डिसाइड करेंगे कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या बोला, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। अब यहां पे ये कहते हैं कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि हमें जो गवर्नमेंट है हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम जो सिटीजन्स के थ्रू क्या पैसे को हम पैसे से पैसा और कैसे बना सकते हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। जब एक बार पैसा बन जाएगा, मतलब वेल्थ क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाएगी, तो उसको किस उसी पैसे को हम क्या करेंगे, हम कैपिटल के थ्रू हम क्या करेंगे, अलग अलग बिजनेस में लगाएंगे, जिससे और भी ज्यादा क्या होगा, पैसा जनरेट होगा और हमारी इकोनॉमी क्या होगी, और भी ज्यादा डेवलप होगी। नेचर लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर, सही बात है। अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं एडम स्मिथ कि देखो हर एक जो सिटीजन है कंट्री का वो हमेशा खुद का फायदा देखना चाहिए, ठीक है, हमेशा वो खुद के प्रॉफिट के लिए काम करना चाहिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए। क्यों, पता है कि जब वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा, अपने ग्रोथ के लिए काम करेगा, बट ऑब्वियसली जितना प्रॉफिट कमाएगा तो गवर्नमेंट उसे टैक्स वसूलेगी। अब जब वो टैक्स वसूलेगी तो बट ऑब्वियसली बात है कंट्री का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब जितना ज्यादा प्रॉफिट एक इंडिविजुअल कमाएगा उतना ज्यादा वो टैक्स भरेगा, जब उतना ज्यादा वो टैक्स भरेगा तो गवर्नमेंट उसी टैक्स के पैसे से अलग अलग डेवलपमेंट करवा सकती है, हाँ या ना, सही बात है, हाँ करवा सकती है। फिर क्या बोला, डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। अब यहां पे ये चीज बोली है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जो काम है उसको डिवाइड कर देना चाहिए। अब अगर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन को दूं, एक इंडिविजुअल पर्सन को मैं कह रहा हूं कि भैया आप क्या करो, आप पूरी कंपनी का काम करो, तो क्या वो पूरी कंपनी का काम कर पाएगा? आप बोलोगे सर नहीं वो कर लेगा, चलो मैं मान लेता हूं वो कर लेगा, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या वो उतने बढ़िया से कर पाएगा? क्या वो उतने अच्छे तरीके से कर पाएगा? क्या नहीं, उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, उतने एफिशिएंट पे नहीं कर पाएगा। क्या उतने टाइम में कर पाएगा? नहीं, उतने टाइम पे भी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें यह चीज करनी पड़ेगी कि हमें काम को क्या अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट में उसको क्या है अलग अलग करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो यही बोला कि डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। जब हम काम को अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दे देंगे तो वो बंदा वही पर्टिकुलर काम करेगा और वही पर्टिकुलर काम में क्या हो जाएगा, महारती हासिल करेगा और स्पेशलाइज हो जाएगा, तो वो काम को और भी अच्छा क्या कर पाएगा।
फिर क्या बोला, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। इससे पहले जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन थी, जहां पे पैसों के बारे में बात किया था। अब इनकी एक बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वाज पब्लिश इन द ईयर 1890। अब ये नाम याद करके रख लेना, क्योंकि जब 12th में जाओगे तो पहले जो 5 चैप्टर्स है उसमें जो टॉपिक्स है वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही बहुत सारे मिलते जुलते हैं। अब क्या बोला है, इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन व्हिच इज क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड द यूज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड साइड ऑफ वेलबींग। अब क्या बोला है, इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी ह्यूमन की, ठीक है, इट्स अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड ऑर्डिनरी मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये जो ये क्या कह रहे हैं अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल का कहना ये कि जो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है कि आम इंसान की स्टडी है, आम इंसान की स्टडी है, आम इंसान की जिंदगी के बारे में स्टडी है। It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and the use of material required. अब ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक आम इंसान, एक जो आम इंसान होता है, आम इंसान के लाइफ की क्या स्टडी है। ये इंडिविजुअल के उस पार्ट को क्या करता है, एग्जामिन करता है, उस पार्ट को स्टडी करता है जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, जो कि रिलेटेड होते हैं कि कैसे एक जो बंदा है, कैसे जो एक ह्यूमन बीइंग है वो कैसे अपने नीड्स को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो किस तरीके के क्या बोलते हैं ना कि एक्शंस लेता है, किस तरीके के बोलते हैं ना एफर्ट्स लेता है, ताकि वो अपनी जो नीड्स है, अपनी जो जरूरत है, अपने जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई कर सके। अब इसके की पॉइंट्स क्या है, सीधी सीधी बात बोला है, क्या बोला गया है, पहला स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन। अब यहाँ पे ये क्या अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि भैया यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, एक हम आम इंसान के बारे में स्टडी करते हैं, एक आम इंसान की जिंदगी के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे एक आम इंसान अपनी लिमिटेड रिसोर्स में, लिमिटेड मनी में कैसे अपनी अनलिमिटेड खर्चे, अपनी अनलिमिटेड वांट को किस तरीके से सेटिस्फाई करता है, इसी चीज के बारे में। फिर क्या बोला, इकोनॉमिक इज अ बिहेवियरल साइंस। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्या है, एक बिहेवियरल साइंस है जो हम कि वो ये चीज स्टडी करता है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाता है तो प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होते हैं। साथ ही साथ ये भी स्टडी करता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का दाम बढ़ आता है तो कंज्यूमर उसको कितना खरीदता है और कितना नहीं खरीदता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम हो जाती है तो कितना कम होने पे कितना कंज्यूमर उसको ज्यादा खरीदता है या फिर नहीं खरीदता, और नहीं खरीदता तो क्यों नहीं खरीदता, इस चीज के बारे में क्या स्टडी है। ये क्या है, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। साथ ही साथ ये क्या, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर कि किसने अच्छी तरीके से क्या है जो एक कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको कंज्यूम किया जाता है। और इकोनॉमिक इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। और ये कहा जा रहा है सिर्फ इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों के बारे में स्टडी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर के बारे में स्टडी है, ह्यूमंस के एक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में भी स्टडी है, ह्यूमन के बिहेवियर को भी क्या ये स्टडी करता है, इस चीज के बारे में कहा गया। लियल एंड रॉबिन्स, अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, ये स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है। इनकी बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि पब्लिश कौन सी ईयर में हुई थी, ईयर 1932 में हुई थी। इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा साइंस है जो क्या स्टडी करता है, जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, उनके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करता है। बिटवीन कौन से रिलेशनशिप, बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स। एंड्स मतलब क्या होता है, उनके वांट्स, और स्कार्स मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज। अब वो इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में स्टडी करता है, उनके वांट्स और उनके रिसोर्सेज कि वो किस तरीके से एक लिमिटेड वांट में एक आपकी अनलिमिटेड एक लिमिटेड रिसोर्स में अपनी अनलिमिटेड वांट को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, और वो भी एक ऐसे रिसोर्स है जिसका जो मल्टीपल यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पैसा 10,000 रुपए आ रहा है, खर्चे बहुत सारे, ठीक है। अब पैसे के अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है, मतलब उसके अल्टरनेटिव यूज होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो ह्यूमन है, ठीक है, वो ह्यूमन कैसे डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ पे कितना पैसा खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे मुझे कितना पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए, इस चीज के बारे में वो कैसे डिसाइड करता है, इसी चीज को क्या कहा गया, इकोनॉमिक्स कहा गया, ठीक है। अब इसके की पॉइंट्स बोल लेते हैं, क्या है, वांट्स यानी एंड्स आर अनलिमिटेड। इनका कहना क्या है कि जो जरूरतें होती है इंसान की वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। सही बात है, आज मैं पैदल चल रहा हूँ, मुझे चाहत साइकिल की होती है, साइकिल के बाद साइकिल आ जाती है तो मुझे स्कूटी चाहिए, स्कूटी आ जाती है तो मुझे बाइक चाहिए ना, बाइक आने का मुझे एक अच्छी बाइक चाहिए थी, फिर अच्छी बाइक आने का मुझे कार चाहिए थी, कार मुझे एक बहुत ही लग्जरियस स्पोर्ट्स कार चाहिए। तो एक ह्यूमन की जो वांट होती है वो कभी खत्म होती नहीं, एक पूरी होती है तो दूसरी आती रहती है। फिर मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड। हालांकि अगर मैं बात करूं, जो वांट्स होते हैं अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन जब हम उसको फुलफिल यानी नीड को फुलफिल करने का जो रिसोर्स होता है, जैसे मनी की बात करूं, ठीक है, अगर मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल से स्कूटी से मुझे बाइक से एक अच्छी बाइक से मुझे एक कार से एक बहुत अच्छी कार ये चाहिए, तो उसके कंपैरिजन में मेरे पास जो पैसे होते हैं बहुत ज्यादा क्या लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं। फिर वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। सही बात है, अब जो वांट्स होते हैं वो ग्रेडेबल होते हैं, मतलब किसको पहला रखना है, किसको दूसरा रखना है, किसका तीसरा। जैसे आपके मम्मी पापा है, पैसे आते हैं, सैलरी आती है आपके घर में, हाँ सर आती है सैलरी, सबके घर में आती है, मेरे घर में भी आई, हाँ आई, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए।
आने के बाद अब मम्मी पापा क्या करते हैं कि लिस्ट बनाते हैं कि सबसे पहले पैसे कहाँ खर्चे करने हैं, फिर दूसरे नंबर पे कहाँ खर्चा करना है, फिर तीसरे नंबर पे कहाँ खर्चा करना है, इसकी पूरी लिस्ट बनाते हैं। और वो लिस्ट बनाने के बाद फिर वो प्रायोरिटी सेट करते हैं, पहले मुझे बच्चों की फीस भरनी है, फिर घर का राशन बनाना है, फिर लाइट बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, हाँ या ना, ऐसे पूरी लिस्ट बनाते हैं। तो यही कहा गया कि जो वांट्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, ग्रेडेबल होते हैं, किसके, प्रायोरिटी के बेसिस पे। फिर मीन्स ऑफ अल्टरनेटिव यूज, सही बात, एक पैसे से बच्चों की फीस भरी जाती है, इसी पैसे से हम घूमने जा सकते हैं, उसी पैसे से घर का राशन भरा जाता है, उसी पैसे से इलेक्ट्रिसिटी बिल भरी जाती है, उसी पैसे से हम घूमने जा सकते हैं। तो देखो एक पैसा भी क्या एक रिसोर्स है, उसकी अल्टरनेटिव यूज मतलब बहुत सारे यूजेस क्या हो सकते हैं। समझ में आ गया। और यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा जो पार्ट है आपको समझा दिया। होप सबको चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक दिया है, जाके फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो वहां पे मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।